So hello students, this is going to be your doubt clearance lecture. Okay, so today we are going to discuss about polarizability and polarization. Okay, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, तभी हम पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन जो है उसे अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है. सो डाइलेक्ट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो है द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होता है. ठीक है. जैसे हो गया आपका कोई लकड़ी, इन विच इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. ठीक है. मान लेते हैं ये एक लकड़ी का टुकड़ा है. ठीक है. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे होंगे और सभी चार्जेस मान लेते हैं ऐसे डाइपोल की तरह है. एक डाइपोल के सिस्टम्स में है. डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव. मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस होगा आपका 2L. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2L. ठीक है. तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है P का, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, दिस वे. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम प्रोड्यूस करेंगे किसी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के ऊपर, तभी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन जो होगा उसी के साथ जाएगा, दैट इज़ दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. और नेगेटिव फील्ड और जो नेगेटिव चार्जेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. ऐसे करके एक लेयर प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर. तो ऐसे लेयर प्रोड्यूस करने से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हम मान लेते हैं ये जो लेयर है ये एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. और ये भी एक चार्ज है. ओके. तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस वे. सो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जो आपके करंट को प्रोड्यूस होने में रोकता है, जैसे रेजिस्टेंस, ऐसे करके कुछ है. जैसे कि एयर भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है. क्यों, एयर को हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं चार्जेस के द्वारा. ठीक है. तो फिलहाल आप ये समझ लें कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है. अब हम समझेंगे कि पोलराइजेबिलिटी क्या है. ये काफ़ी कन्फ्यूजन टर्म है, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन. ओके. तो पोलराइजेबिलिटी क्या कहता है, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, ऐसा होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद जो डाइपोल प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, किसी भी एक चार्ज पहले से रहा होगा, दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसे बोलते हैं. तो इंड्यूस क्या होगा, ये आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब पोलराइजेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल For a single molecule, induced electric dipole P is directly proportional to the applied electric field. मतलब आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होना चाहिए. अब बोलो कि ये टर्म एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसका वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. याद रखना होगा. ठीक है. तो उसका फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. दैट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू एप्सिलॉन और E तो रहेगा और प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो मतलब इक्वल सिंबल आएगा, तो एक कांस्टेंट भी आएगा, दैट इज़ अल्फ़ा इन दिस केस. सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, P अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अल्फ़ा को क्या बोलेंगे हम, एक कांस्टेंट बोलेंगे जिसका नाम है पोलराइजेबिलिटी.
तो पोलराइजेबिलिटी क्या हुआ, अल्फ़ा। ठीक है, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा और फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, याद रखना, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल P, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, तो जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल भी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो डाइपोल प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और आप पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डेफिनेशन जो है वो ऐसे बोलते हैं हमें कि पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा। सो पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है, कोई लकड़ी भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक मीडियम हो सकता है जो आपको रोक रहा हो रेजिस्टेंस की तरह, और जो आपको कोई एक मीडियम, कोई एक सहारा दे रहा हो इलेक्ट्रिक को करंट को पास होने में या फिर चार्जेस को पास होने में, उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। मतलब रेजिस्टेंस की तरह मान ले सकते हैं आप। पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या क्वांटिटी है, एक मेजर क्वांटिटी है डाइलेक्ट्रिक का। सो पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ inducing equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of electric field। मतलब वो जो पहले का केस मैंने समझाया, जो एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव है, और एक है नेगेटिव चार्ज का प्लेट तो समझते हो ना, मतलब कोई एक आपका आयरन ही मान लेते हैं जिसका पॉजिटिव चार्ज हो से, और एक का है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो डाइपोल के सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, भागेगा ऐसे, जाकर क्या करेगा, एक लेयर प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव का ऐसे। लेकिन ये तो क्या है, नेगेटिव, हमने लिया था नेगेटिव का बिल्कुल साइड में एक लेयर प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव, और ऐसे करके नेगेटिव का भी इस तरफ होगा ऑपोजिट में। तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन हमने अप्लाई किया कैसे, इस तरफ, लेकिन प्रोड्यूस हुआ कैसे, अंदर एक ऐसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट मतलब अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, वेक्टर समेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं हम, ई इज इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड माइनस जो प्रोड्यूस होगा, वही ना, ये अप्लाई किया और ये प्रोड्यूस है, तो बाकी का जो है, मतलब इसमें जो है, इस एरिया में जो है और इस एरिया में जो है, ठीक है, ये दोनों गैप रहेगा ना, तो इन दोनों का जो गैप में रहेगा, जो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ ई नॉट माइनस ई पी, मतलब ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, इसका जो मैग्नीट्यूड है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन परमिटिविटी ऑफ एयर। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा पी क्या है, अंदर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, बाहर का अलग होगा और अंदर का अलग होगा ना, क्योंकि अंदर जो है सरफेस का चार्ज डेंसिटी वो इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव जो प्रोड्यूस होगा, उसके बाद अंदर का एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगा और बाहर का एक अलग से पहले से हुआ था सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अंदर आपका जो ये गैप है इसके वजह से कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी घटेगा। ओके, सो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा,
सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, फिर ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसका वैल्यू क्या है इसे याद रखना होगा। ओके, अब हम देखेंगे एक कांस्टेंट जिसे बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रिड्यूस्ड भी कह सकते हैं क्योंकि घट रहा है ना अल्टीमेटली। सो एप्सिलॉन नॉट अपन ई नॉट अपन ई। तो रेशियो ऑफ applied electric field intensity to the reduced electric field intensity, that is E naught by E is equal to K। तो K का वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? E नॉट का वैल्यू क्या? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या? सिग्मा P अपन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो गया। सिग्मा P अपन एप्सिलॉन नहीं होगा, क्या होगा? E का वैल्यू क्या है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट घट गया तो क्या होगा? सिग्मा अपन ओके। अब हम देखेंगे जो ई नॉट और ई इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। ऑब्वियसली ई नॉट बड़ा होगा क्योंकि वो हमने अप्लाई किया है और उससे वैल्यू क्या देखा हमने ज़्यादा है। सो ई नॉट हमेशा एक से बड़ा होगा। तो फ्रॉम दैट वी कैन से के इज़ ऑलवेज मोर देन 1। आप अगर इसे याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना के और एक बात ऐसे याद रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका आप अप्रोक्सीमेशन लगा के कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में आपका इजी हो जाएगा। तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन भी हम देख लिया, क्या है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अप्लाई किया उस और जो रिड्यूस है उसका, और उसमें से हमने फिर एक वैल्यू निकाला ये। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।